एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाया करता था। वो फल सब्जियां उगाता था और उन्हें बेचकर जो पैसे होते थे उससे अपनी जरूरत की चीजें खरीदा करता था। रमेश की माँ शारदा उसे हमेशा डांट फटकार लगाया करती थी। रमेश की पत्नी भी उस पे बहुत गुस्सा किया करती थी क्योंकि वो पर्याप्त पैसे नहीं कमाता था। तभी एक दिन वो कहती है, अजी, इस तरह अगर आप सब्जियां बेचते रहेंगे तो हम पैसे अच्छे कैसे कमाएंगे? क्या आप ये काम बंद नहीं कर सकते हैं? हाँ, तुम ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा अनामिका? यही काम आता है बस मुझे। बताओ मैं क्या करूं? अगर हम सब्जियां बेचते हैं तो हमें बस घाटा ही होता है, फिर भी आप वही काम करते हैं, क्यों बताइए? देखो अनामिका, मैं सब्जियां इसलिए नहीं बेचता हूँ ताकि मुनाफा कमाऊं, लोगों का पेट भर सकूं। इस काम से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं यही काम करूंगा, समझी? आप बस ऐसे ही कहते रहिए, दूसरी तरफ हमें कितना नुकसान हो रहा है। देख लीजिएगा, कहीं मुझे और सासू माँ को रास्ते में बैठ के भीख न मांगना पड़े। बहू जो कह रही है वो तो सही कह रही है। अब तक हम सब्जियों का कारोबार करते रहे लेकिन कोई मुनाफा नहीं हुआ, हमने बस नुकसान ही देखा। अभी भी अगर सोच ना बदले तो कैसे चलेगा? तुम वही धंधा कर रहे हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए मैं तुम्हें इतनी डांटती हूँ, फिर भी देखो तुम में कोई परिवर्तन ही नहीं। देखिए, इस धंधे में हम मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। हमें कोई ऐसा व्यापार करना होगा जिससे अधिक पैसे कमा सके। उस बारे में कुछ सोचिए और जल्दी कुछ कीजिए। देखो अनामिका, तुम जिस बारे में बात कर रही हो वो गलत है। तुम मेरा पसंदीदा काम करने से मना कर रही हो। ऐसा है तो मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका और शारदा रमेश की बातें सुनकर दुखी हो जाती है। उस रात अनामिका फिर से अपने पति से इस बारे में बात करती है। अजी देखिए, अगर हम अच्छा पैसा कमाते हैं तो कल हमें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अपने विचारों को बदलिए और सोच के देखिए ना, कुछ अच्छा करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए बताओ? तुम तो मुझे परेशान कर रही हो। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में जो है मुझे बताओ। तुम बोलो, मैं सुनूंगा। अब बोलो भी। आज से आप सब्जियां बेचना बंद कर दीजिए, रोज मत बेचिए। वो काम हमें दे दीजिए, बाद में हम देख लेंगे उसे कैसे करना है। तो तुम लोग क्या करने वाले हो सब्जियों के साथ? हाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैंने जैसा कहा वैसा कीजिए। तो रमेश वैसा ही करता है जैसे कि उसकी पत्नी ने कहा था। वो सब्जियां ले आता है और उसे बिना बेचे हुए उन्हें दे देता है। अनामिका और शारदा उन सब्जियों से पकौड़ियाँ बनाने लगती है। वो सोचते हैं लोग सब्जियां खरीदने आएंगे तो सब्जियों के साथ साथ वो पकौड़ियाँ भी खरीद के लेकर जाएंगे। लोग पकौड़ियाँ देखकर बहुत उत्साहित हो गए। वो सभी आकर पकौड़ियाँ खाने लगे। ये देखकर रमेश बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत खूब, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतने लोग आ रहे हैं अब तो। अनामिका, तुम्हारे पकौड़ियाँ लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हम तो बहुत जल्द मशहूर हो जाएंगे। हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छे मुनाफे भी हो रहे हैं। अगर ऐसे ही व्यापार चलता रहा तो बहुत जल्द लखपति बन जाएंगे। सासू माँ, हम अभी बहुत सस्ते दामों में बेच रहे हैं, अब से हमें थोड़ा भाव बढ़ाना होगा। वैसे भी लोग यहाँ पैसे के लिए नहीं आते हैं, जो खाने आते हैं वो स्वाद के लिए आते हैं। हमें बस स्वाद मेंटेन रख के भाव बढ़ा देना होगा। वाह वाह, बहुत अच्छा कहा है। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो पैसे आते रहेंगे, आएंगे नहीं दौड़ के आएंगे। अनामिका और शारदा दिन ब दिन भाव बढ़ाने लगते हैं। जो लोग वहाँ आते थे वो आना अब धीरे धीरे कम हो जाता है। तब सास बहू इस बारे में सोचने लगते हैं। देखो बेटा, तुमने जैसा कहा हमने किया, पर लोगों का आना अब कम हो गया है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ठीक है सासू माँ, अब जल्दी कहिए। हम एक बोर्ड लगाएंगे जिसमें भाव कम लिखेंगे। ये बोर्ड देखकर जब लोग खाने आएंगे, खाने के बाद पैसे देंगे, तब हम जाके वो बोर्ड बदल देंगे और वो बोर्ड लगाएंगे जिसमें ज्यादा भाव लिखे हो। फिर जिन्होंने पकौड़ियाँ खाई थी हम उनसे ज्यादा पैसे मांगने लगेंगे। समझी? कैसा है मेरा प्लान? अरे वाह, ये तो सुपर प्लान था। आप तो बहुत स्मार्ट है सासू माँ। ऐसा करने से हमें बहुत मुनाफा होगा। तुम लोग जो करने जा रहे हो ये बहुत बड़ी गलती है। वैसे भी तुम्हारे पकौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट होते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। तुम लोग ज्यादा बनाओ और ज्यादा बेचो, इससे मुनाफा खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा, है ना? अजय महान आत्मा, इसमें हमारा मुनाफा नहीं बढ़ने वाला,
इससे हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। हम जो मेहनत करते हैं उसका मुनाफा नहीं मिल रहा है, बस यही बात है। हाँ हाँ, हमें ज्यादा कमाने होंगे, तभी हमें वो मिल सकते हैं जो हम चाहते हैं। छी, तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम्हारी गंदी सोच नहीं बदलेगी। सास बहू को रमेश घृणा की नजरों से देखने लगता है। लोग बोर्ड देखकर वहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ी खाने आने लगे, पर खाने के बाद उनसे महंगे पैसे लिए जाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। सास बहू की इस तरह की लूटने की बात गांव के सब इंस्पेक्टर रविंद्र के कानों तक पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर रविंद्र साधारण इंसान बनके सास बहू के दुकान आते हैं पकौड़ियाँ खाने। उन्हें भी सास बहू उसी तरह ठगते हैं। तब जाके इंस्पेक्टर साहब अपनी असलियत बताते हैं। मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने आपकी गलतियाँ पहले से ही ढूंढ ली। मैं इस गांव का सब इंस्पेक्टर रविंद्र हूँ। आपको धोखाधड़ी पकड़ी गई है, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। चलिए, जेल चलिए। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये सब पैसों के लिए किया, हमें छोड़ दीजिए एसआई साहब। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको भी पैसे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। वहाँ की रोटियां तोड़ेंगे तो आपको गलती समझ में आएगी। हमें माफ कर दीजिए बाबू, आज के बाद हम किसी को नहीं ठगेंगे। सच कह रहे, अब से किसी को उल्लू नहीं बनाएंगे, हमें माफ कीजिए। इंस्पेक्टर रविंद्र बाबू की बातों से सास बहू की सोच बदल जाती है। वो हाथ जोड़ के आंसुओं के साथ माफी मांगने लगते हैं। तब रविंद्र बाबू उन्हें छोड़ देते हैं। तब से सास बहू बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना व्यापार चलाने लगते हैं। उन दोनों में ऐसा बदलाव देखकर रमेश बहुत खुश होता है। रामपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनके बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी, पर क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थी और पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। ससुराल आने के बाद भी अपना इलाज वो करती है और बाकी सभी का इलाज भी वही करती है। उसने अपना नाम डॉक्टर अनामिका के रूप में खुद ही बदल लिया था। ऐसी ही जिंदगी चल रही थी अनामिका की। तभी एक दिन प्रसाद कहते हैं, हे भगवान, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत खांसी और घबराहट हो रही है। इस बूढ़े का क्या होगा? मुझे ही मार देगा। कल तक तो ठीक था, आज अचानक से पता नहीं क्या हो गया। इस बूढ़े के साथ रहना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें जब मेरे जैसा होगा तब समझ में आएगा। अपने पति को देखकर परेशान हो रही हो। तुम्हें बुरा लगना चाहिए, ये नहीं ये सब कहकर तुम मेरी तकलीफ और बढ़ा रही हो। कल रात मुझे नींद नहीं आई, खांसते रह गया। बहुत हो गया, इसी तरह बक करते रहेंगे तो आपका मुंह दुखने लगेगा। चुप रहिए। अगर मुंह में दर्द है तो बताइए, मैं मुंह पर एक आकर प्लास्टर लगा देती हूँ। जब प्रसाद और शारदा ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वह अनामिका आ जाती है। अरे अरे बाप रे, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? आप दोनों की चिल्लाने की आवाज गांव के अंत तक सुनाई दे रही है। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? उन्हें लगेगा कि हमारे घर में लड़ाई हो रही है। तुम्हारे ससुर जी को खांसी हो रही है और वो ठीक से खांस नहीं पा रहे हैं। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? खांस नहीं पा रहा हूँ। बेटा अनामिका, घबराहट हो रही है। कल रात से खांसी हो रही है और तुम्हारी सासू माँ इसका मजाक उड़ाए जा रही है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं घर में डॉक्टर हूँ ही। आपको मुझे ठीक से बतानी थी ना, झटपट बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर देखिए। ये कोई प्रतियोगिता है क्या? कौन बनेगा करोड़पति जो झटपट ठीक कर दोगी? पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं आपकी जांच करूंगी पहले। मुझसे जांच कराने के लिए कितने लोग लाइन में खड़े हैं। मैं भी आपकी जांच करूंगी। आप बस देखते रहिए पिताजी, चिंता मत कीजिए। कुछ करो और मेरी खांसी और घबराहट कम करो। जल्दी ठीक होना चाहिए। प्रसाद के ऐसे कहने पर अनामिका उनकी जांच शुरू कर देती है। वो नमक डाल के चावल को काफी देर तक भिगो के रखती है और फिर उसमें हल्दी मिलाकर उसे अच्छे से पकाती है। उस हल्दी चावल को पका के अनामिका ऐसे हंसती है जैसे कुछ उसने प्राप्त किया हो। पिताजी, अब खांसी पास नहीं आने वाली। आपको जो भी परेशानी थी वो सब भाग जाएगी, आप देखते रहिए। आपको इसे दिन में 3 बार खाना है, फिर आपकी खांसी तो क्या, छींक भी भाग जाएगी। एक बार खाइए फिर बताइएगा। प्रसाद बहू के कहने के मुताबिक खाने लगता है। शुरुआत में उसे खाता है क्योंकि अपने स्वास्थ्य की समस्या को उसे कम करना था।
बाद में उसे खाकर उसका जी मचलने लगता है और उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, हे भगवान, ये तो मुझे मार ही डालेगी। मैं आज ही मर जाऊंगा। शारदा, शारदा मुझे बचा लो, उल्टियां हो रही है, पेट में कुछ नहीं है। अनामिका ऐसा क्यों किया? उनकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? क्या तुम चाहती हो उन्हें आज ही मार डाले? हाँ, कुछ करो बेटा। पिताजी, इस तरह कहेंगे तो कैसे चलेगा? सारा जुकाम, घबराहट, उल्टियों से ही तो बाहर निकल आएगा। आपको तो इस वजह से खुश होना चाहिए। अनामिका के ट्रीटमेंट से प्रसाद की हालत और खराब हो जाती है। अब वो सयाग्रस्त हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो किसी को पहचान भी नहीं पाते हैं। कुछ दिनों के बाद अंदर ही अंदर शारदा निर्जलित हो जाती है। वो इस निर्जलाकरण को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अरे, मेरी आग जल रही है, मेरा शरीर बहुत गर्म है, मैं बहुत परेशान महसूस कर रही हूँ। मैं हूँ ना सासू माँ, इलाज करने के लिए। कौन रोका है आपको? अब डायलॉग क्यों दे रही हो? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी परीक्षा करवाने, तुम्हें क्यों कष्ट देना? सासू माँ देखिए ना एक बार, मेरे ट्रीटमेंट के बारे में तो आपको पता ही है। ऐसा कहकर अनामिका उनकी जांच करना शुरू कर देती है। गोबर और कपूर को मिला के सासू माँ के पूरे शरीर में लेप देती है। ये क्या बेटा, उस दिन तुम नमक हल्दी मिला के चावल पका के उन्हें खाने के लिए दी। उसी दिन से तुम्हारे पिताजी जाकर बिस्तर ही पकड़ लिए और आज तुम मेरे पूरे शरीर में गोबर और कपूर लगा दी हो। ये सब क्या कर रही हो बेटा? देखिए सासू माँ, ये सब प्राकृतिक इलाज है। पिताजी के पेट के कीटाणुओं को मारने के लिए मैंने हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो खिलाया था। आमतौर पर ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? घर के बाहर गोबर और पानी छिड़कते हैं। बाद में हम कपूर जलाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। मैंने भी वही किया। आपने कहा कि आपको डिहाइड्रेशन ठीक करना है, तो आपको ठंडक पहुंचाने के लिए मैंने गोबर और कपूर को मिलाकर आपके शरीर में लगा दिया। अब रुकिए और देखिए, थोड़ी ही देर में आपको ठंड लगने लगेगी। ऐसे कितना इंतजार करना होगा? दोपहर तक रहेंगी तो ठीक हो जाएगा। अब जाके आप नहा के आइए। अनामिका के कहे मुताबिक शारदा जाके नहा कर आती है। नहाने के बाद शारदा को पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। खुजली और बढ़ जाती है, ऐसा कि शारदा खुजली बर्दाश्त नहीं कर पाती। खुजलाते खुजलाते शारदा के पूरे शरीर से खून निकलने लगते हैं। तुम और तुम्हारे ट्रीटमेंट को हाथ जोड़ के नमस्ते। शारदा को बात करते हुए सुन के प्रसाद भी वहाँ आते हैं और अपनी बहू को डांटने लगते हैं। अनामिका को अपने ससुराल वालों की बातों से बहुत दुख होता है। तब तक रमेश वहाँ आ जाता है। रमेश को सारी बातें बताई जाती है। इतने दिनों से मुझे लगता था कि अनामिका पागल है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन डॉक्टर बनने के उसके मजबूत इरादों को देखकर मुझे उस पर दया आ रही है। अनामिका, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ बेटा, बेचारी बहू ने हम पर कुछ प्रयोग किए, हमने सहा, लेकिन उसके दिल में डॉक्टर बनने का पक्का इरादा है। हमें इसका एहसास कभी नहीं हुआ। बहू को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाओ, कितना भी खर्च आए पर हमारी बहू डॉक्टर जरूर बनेगी। अनामिका ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसका परिवार उसकी इच्छा पूरी करने वाला है। रमेश अनामिका को डॉक्टर बनाने की व्यवस्था करता है। शारदा और प्रसाद अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होते हैं।